हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी के सामने फिर से हाजिर हुआ हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल में। कैसे हैं गाइज आप सभी? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो गाइज अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो गाइज जैसा कि आपको पता, मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप ही सबकी डिमांड थी। तो मशीन्स हमने कंप्लीट कर लिया, पावर सिस्टम आज कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का। अगर आप एसएससी जेई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और साथ के साथ यूपीपीसीएल जेई जैसे एग्जाम्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो आखिरी तक बने रहिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को विदाउट वेस्टिंग टाइम। गाइज अगर आप गेट, एससी, जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको अनअकैडमी के प्लस पर मिलेगी। यहां पर आपको करना क्या होगा, बस राहुल11 कोड अप्लाई कर कनेक्ट होना है। ये कोड आपको 10% डिस्काउंट तो देगा प्लस सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज, आपको मेरी मेंटरशिप भी देगा। आप मेरे साथ थ्रू आउट कनेक्टेड रहेंगे और मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी। तो गाइज यहां पर प्लस पे आने का एडवांटेज क्या है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का एडवांटेज क्या है? लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये यहाँ पर रिकॉर्डेड लाइव सेशन दोनों कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर डाउट सेशन मिलता है हर चौथे लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लाइव स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, एक ही जगह पर सेंट्रलाइज तरीके से तैयारी करते हो, समय खराब नहीं होता और जल्दी से जल्दी आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, बाकी ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, क्विजेस, आपने कितना समय स्टडी को दिया आज, वो सारी डिटेल आपको मिलती रहती है। इतना सब कुछ आपको सिंगल एक कोड के साथ, राहुल11 के साथ अवेलेबल है। यूट्यूब के अंदर ये सब फीचर्स नहीं है। अगर आपका यूट्यूब से भी स्टडी होती है तो कोई इशू नहीं है, बट दीज आर द बेटर फीचर्स ऑफ प्लस एज कंपैरिजन टू यूट्यूब। और सबसे बड़ी बात यार, यहां पर आपको फ्रीडम मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को ये लगता है अगर राहुल सर के कोड को लगाया है या राहुल सर के साथ कनेक्टेड है तो बाकी के टीचर नहीं मिलेंगे, सिर्फ इन्हीं का कोर्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ फ्रीडम है आपको कि मशीन्स, पावर सिस्टम, नेटवर्क आपने मुझसे पढ़ा तो मेजरमेंट आप दूसरे टीचर से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए। करना क्या होगा इसके लिए, आपको इंस्टॉल कीजिए ऐप और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब ऐप इंस्टॉल करने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्स ही परचेज करना है। यहां पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं, जहां पर कल रात मैंने आपको अर्थिंग से रिलेटेड, स्टैंडर्ड वेरिएशन वोल्टेज से रिलेटेड क्लास दी है रात 9 बजे। ठीक है, तो ये फ्री क्लास होती है सभी स्टूडेंट के लिए। जब आप इन क्लासेस को लेते हो तो आपको कॉइन्स भी मिलते हैं और इन कॉइन्स का यूज करके आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो आपको और बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर एसएससी एग्जाम्स में गोल सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं लेना सब्सक्रिप्शन तो स्पेशल क्लास देखो, और सब्सक्रिप्शन लेना है तो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ। 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक किसी भी वैलिडिटी का कोर्स आप ले सकते हो। कंटेंट 1 मंथ में भी पूरा मिलेगा, 24 मंथ में भी पूरा मिलेगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो 1 ईयर 2 ईयर प्लान के साथ जा सकते हो। अप्लाई, यहां पर आप मेरा कोड अप्लाई करो, प्रोसीड टू पे, और यहां पर कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, ईएमआई, किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिकल परेशानी है, नहीं ले सकते कोर्स, तो ईएमआई पे भी कोर्स आप ले सकते हैं। तो राहुल11 कोड यहां पर अप्लाई करो और उसके बाद इन क्वाइंस को रिडीम करके यहां पर आप और एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये हो गई कोर्स से रिलेटेड बात। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हाँ भैया, लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। नहीं, देखो पहली बात, देखो कुछ बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक बात बताओ, अभी यूपीपीसीएल का एक नोटिफिकेशन आया है। जब यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन में कहीं से कहीं तक ये नहीं लिखा हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो यार तुम अपने दिमाग की उपज से क्यों पैदा कर रहे हो कि एग्जाम कैंसिल हो गया है? और दूसरा काम, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारा प्राइमरी काम है अपनी तैयारी पर फोकस करना। अब एग्जाम 3 को, 4 को, 5 को होता है, वेल एंड गुड है। नहीं होता तो भी आप अपनी तैयारी से भटकोगे नहीं। तो अपनी तैयारी करते रहो, इन फालतू के चक्करों में ना पड़ो। पहली बता रहा हूं, एग्जाम ये मान के चलो कि 3, 4, 5 को ही होना है।
तो जैसी तैयारी कर रहे हो, जिस एनर्जी के साथ और जिस तरीके से लगे हुए हो, चुपचाप से लगे हुए रहो, बिल्कुल भी रेस्ट लेने का मौका नहीं देना खुद को, ठीक है ना। चलो अब देखो यूपी आरवीएनएल, इसके अंदर आज वैकेंसीज आ गई हैं जेई की, आप सबको पता होगा 68 वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो यूपी के बाद राजस्थान आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, और आपके पास यूपी आरवीएनएल की अपॉर्चुनिटी है, यूपी मेट्रो की अपॉर्चुनिटी है। तो भाई पढ़ाई करते रहो और इतनी वैकेंसीज में कहीं ना कहीं निकल के सेटल हो जाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये पॉइंट अपने दिमाग के अंदर सेट रखो। और जिन बच्चों ने भी तैयारी नहीं करी, मान लो कंटेंट में कहीं कमी है, कुछ भी है, तो मेरी और मेरी पूरी टीम, सारे टीचर्स अपना सिलेबस कंप्लीट करा चुके हो, जुड़कर आप कम समय के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटेक्शन के क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज, ठीक है, समय खराब नहीं करूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैंने स्विच गियर प्रोटेक्शन वाले लेक्चर्स के अंदर आपको दे चुका हूं, उन्हें जाकर देखो, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। तीसरी बात, एक्यूरेसी हाई रखना, ठीक है, एक्यूरेसी आपकी बहुत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता सम्मान दो, सम्मान के साथ आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, बुक होल्स रिले इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टीएलसीबी टीएफ जनरेटर। हाँ 69, अगर मैंने 68 लिख दिया सॉरी, 69 वैकेंसीज है, ठीक है ना, लमसम उसी के बराबर है, मैंने अभी बना के अपडेट भी दिया है। बताओ यार, बुक होल्स रिले का इस्तेमाल कहां पर करते हैं माय डियर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर सारे स्टूडेंट एक तरफा टूट पड़े हैं सवालों पर, और सभी ने सही आंसर दिया है कि सर जी बुक होल्स रिले जो है वो ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल होती है ना, गैस एक्चुएटेड रिले। ये सिर्फ उन्हीं ट्रांसफार्मर में पाई जाती है जिनका रेटिंग 500 केवीए या 555 केवीए से ऊपर है। ऑयल कूल ट्रांसफार्मर के अंदर मिलती है ये, ठीक है। कंजर्वेटर और टैंक के बीच में जो रिले होती है वही आपकी बुक होल्स रिले होती है। ये एक ऐसी रिले है जो है फॉल्ट को पहले ही फाइंड कर लेती है, ठीक है, तो फॉल्ट का पता, ये एक्सेप्शनल है इसका। दूसरा पॉइंट, 5 से 60 डिग्री पर ये अलाइन होती है, 10 डिग्री तक इसे अलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर 2 मरकरी स्विचेस होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कीप इन योर माइंड। एयर कूल ट्रांसफार्मर के अंदर ये नहीं होती। काम क्या है इसका भैया, इसका काम है ट्रांसफार्मर के पूरी कंप्लीट इंटरनल प्रोटेक्शन देना, इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। एक एक पॉइंट बता दिया यार, रिवाइज भी हो गया तुम्हारा, किस्सा खत्म, आगे बढ़ा जाए। चलो बताओ यार, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, जल्दी बताओ कैसा नेचर आता है ग्राफ का, सबको पता होगा ये। ठीक है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी आंसर दे दो। बताओ यार, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, करंट टाइम करेक्टरिस्टिक ग्राफ पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लीनियर या हाइपरबोलिक। देख रहा हूं, देख रहा हूं। अरे बच्चों, तुम सबको पता है इनवर्स टाइम, नाम से ही पता चल गया, ऑपरेटिंग टाइम करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा गुरुजी। और अगर ये बढ़ेगा तो समय काल कम होगा, ग्राफ हमेशा इनका हाइपरबोलिक नेचर में जाता है। कौन सा ग्राफ जाता है, हाइपरबोलिक। करंट की मात्रा कम है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू ऑपरेट। करंट ज्यादा है, इट विल टेक शॉर्ट टाइम टू ऑपरेट, कम समय लगेगा यहां पर, ठीक है। ऑल सबको डिपेंड किस पे करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड पर।
तो भैया ये होते हैं आपके हाइपरबोलिक फंक्शन। उसके बाद इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्क्वायर, क्यूब करके भी क्या करा जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट याद रखो। हाइपरबोलिक होता है, बस याद रखो यहां इनवर्स टाइम ओवर करंट। ठीक है, इनवर्स टाइम ओवर करंट, तो यानी इनवर्स हो गया समय काल का करंट। इतना करो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, बुक होल्स रिले बताएं पढ़कर। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां पर कुछ चीज छुपी हुई है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बुक होल्स रिले कहां पर इस्तेमाल नहीं होती है? अभी बताया था मैंने, रिपीट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। शेयर कर देना माय डियर, ठीक है, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, शेयर और लाइक, ठीक है, कर देना माय डियर। चलो जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने बुक होल्स रिले कहां इस्तेमाल नहीं करते। शाबाश। ठीक है, यहाँ रेटिंग्स में थोड़ा सा ये इन्हें सही कर लेना, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, प्रिंटिंग में एरर हो गई है। ऑप्शन नंबर डी। सर अभी आपने बताया था जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल होगा तभी ये रिले आएगी सीन के अंदर, बुकोल्स रिले। और जब ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग ही हवा से हो रही है, छोटा ट्रांसफॉर्मर है, तो जब उसके अंदर ऑयल ही नहीं है इंसुलेशन के लिए, कूलिंग के लिए, तो बुकोल्स रिले की भी जरूरत क्या पड़ी हमें? तो माय डियर, एयर कूल ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर ये नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से, यहां छुपी हुई चीज क्या है? सर जी, कैन नॉट। और अगर आपने ये कैन नॉट नहीं देखा जल्दी जल्दी में, तो माय डियर कोई ना कोई एक बच्चा हमारा गलती कर देगा, और अपन को गलती नहीं करनी है, एक्यूरेसी हाई रखनी है। यही तो मिशन चल रहा है राहुल सर का इतने टाइम से। जो एक एक नंबर, डेढ़ डेढ़ दो दो नंबर से रह जाते हैं बच्चे, उनका दर्द अपन समझ सकता है। ठीक है, तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 14, ये तो यार सबको पता होगा, जल्दी बताओ, डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक है, डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ठीक है, किस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट करते हैं, क्यों करते हैं और किस प्रोटेक्शन के अगेंस्ट करते हैं, बताओ। डिफरेंशियल रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट। बहुत अच्छे गाइस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सर जी इंटरनल फॉल्ट से करते हैं। इंटरनल फॉल्ट, अगर वाइंडिंग्स के अंदर इंसुलेशन फेल हो जाए, फिर चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो, चाहे सर आपका अल्टरनेटर हो, तो उसके अंदर हम डिफरेंशियल रिले का इस्तेमाल करते हैं और इसे क्या बनाते हैं, यूनिट प्रोटेक्शन। ठीक है ना, तो इंटरनल फॉल्ट से प्रोटेक्शन होती है माय डियर डिफरेंशियल रिले के अंदर। ठीक है, इसके बारे में अपन डिटेल में बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो जहां पर भी आपका स्पेस आ जाएगा, ठीक है, जैसे आपकी वाइंडिंग्स हो गई ट्रांसफॉर्मर की, अल्टरनेटर की, तो वहां पर आप इसका यूज करोगे। ऑप्शन नंबर ए। बता बेटा, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ इंस्टेंटेनियस रिले कितना होना चाहिए? इंस्टेंटेनियस रिले का ऑपरेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? ये यार 0.01 सेकेंड है, ध्यान रखना। अरे बाबा रे बाबा, बच्चे बीच में पढ़ने के टाइम आ जाते हैं यार, शुरुआत में भी आके वीडियो देख लिया करो। बता दिया मैंने, पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा? चलो भैया, पोस्टपोन्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो। इंस्टेंटेनियस रिले, तत्कालिक, मतलब फॉल्ट हुआ नहीं, खट से रेस्पॉन्स दे दिया रिले ने। ठीक है, शाबाश शाबाश। गुरुजी हमें पता है ये वाली जो रिले होती है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के लिए जो रेस्पॉन्स टाइम फिक्स करा है आपने, वो 0.1 सेकंड का किया है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग नेचर इसका इंस्टेंटेनियस होता है।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले को थोड़ा समय लगता है ऑपरेट होने में। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके मान को याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये काफी बार आता है एग्जाम्स में। चलो, ऑटो रिक्लोजिंग यूज्ड इन केस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑटो रिक्लोजिंग, यार देखो कंप्लीट, देखो यूट्यूब पर डियर कोई भी चीज आपको हम कहने के लिए कंप्लीट कह सकता हूं, लेकिन यूट्यूब पर क्या होता है, पूरी चीज कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि आपको भी पता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट का लर्निंग ऑपरेशन खराब होता है यहाँ। कोई कुछ भी पूछ लेता है, कुछ भी बात हो जाती है बीच में, टॉपिक से थोड़ा इधर उधर भी हो जाता है। तो हम आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, जो अब तक काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ आपके लिए नया करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, कुछ ना कुछ होगा, राजस्थान के लिए भी होगा। बस ये आपका एसएससी जेई का एग्जाम हो जाए, इसके बाद आपका राजस्थान का और फिर आपका यूपीआरबीएनएल का, दोनों के लिए करेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल बेटा, ऑटो रिक्लोजिंग कहां पर होती है आपकी? सर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा फास्ट रेस्पॉन्स चाहिए, ऑटो रिक्लोजिंग किस लिए चाहिए होती है भाई? जिससे सर्किट ब्रेकर क्रिटिकल एंगल से पहले ही ओपन हो जाए। अगर वो क्रिटिकल एंगल डेल्टा से ऊपर चला गया फॉल्ट के दौरान, कौन सा एंगल? लोड एंगल, तो भाई देयर विल बी अनस्टेबिलिटी कम्स इन दी सिस्टम। तो सिंक्रोनस मशीनें क्या हो सकती हैं? फेल हो सकती हैं। तो फास्ट रिस्पॉन्स के लिए ऑटो रिक्लोजिंग चाहिए, तो ये सबसे अच्छा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, शाबाश गाइस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बता यार। देखो अभी डिस्कस करा था, ट्रांसफॉर्मर के लिए कौन सी प्रोटेक्शन देना दोगे आप? लो फॉल्ट सेटिंग, हाई ऑपरेटिंग स्पीड। बताओ भैया, मुझे चाहिए सिलेक्शन। जिस तरीके से एसएससी जे के प्री के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके बोला सर मैं सेलेक्ट हो गया, ऐसे ही अब मैं आगे के एग्जाम्स में भी सुनना चाहता हूं, ठीक है। दैट्स इट। भाई देखो ना, हाई ऑपरेटिंग स्पीड चाहिए ट्रांसफार्मर के अंदर, हाई हाई ऑपरेटिंग स्पीड। प्रोटेक्शन रिले यूज फॉर लो सेटिंग, फॉल्ट सेटिंग। माय डियर, हाई ऑपरेटिंग स्पीड के लिए हमेशा याद रखो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन यूज होती है, ठीक है, जिसे आप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहते हो, यूनिट प्रोटेक्शन कहते हो ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखो, क्लियर। यहां पर फास्ट रेस्पॉन्स अभी बताया था, वाइंडिंग फॉल्ट, बुकोल्स रिले जो है वो आपको फास्ट रिस्पॉन्स नहीं देती है, जब धीरे धीरे अंदर गड़बड़ होने लगती है उसके बाद रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिले, सुपर इंपॉर्टेंट रिले, वॉट मेट्रिक रिले, कहां पर यूज होती है, क्यों यूज होती है? सुपर इंपॉर्टेंट रिले है ये वॉट मेट्रिक रिले, ठीक है। कहां पर यूज करते हैं, क्यों करते हैं, सब बताएंगे अभी। वॉट मेट्रिक रिले का इस्तेमाल कहां करते हो आप? बहुत अच्छे। यार देखो वॉट मेट्रिक रिले का इस्तेमाल करते हैं माय डियर, मान लो आपका प्राइम मूवर फेल हो गया, योर प्राइम मूवर विल बी फेल, अल्टरनेटर के साथ लगा हुआ टरबाइन आपका फेल हो गया, तो ऐसे मूवमेंट में अल्टरनेटर क्या बन जाएगा? सर यहां पर रिवर्स पावर, पावर फ्लो होगा, यानी अब मशीन ग्रिड से सप्लाई लेकर एज एन सिंक्रोनस मोटर काम करेगी, और ये टरबाइन के लोड को क्या करने लगेगी? कंपनसेट करेगी। तो यानी फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर के टाइम में आप यहां पर यूज करते हैं, और यानी इसे हम कौन सी रिले भी कहते हैं? रिवर्स पावर फ्लो प्रोटेक्शन रिले, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ बेटा, अंडर वोल्टेज रिले कहां पर यूज की जाती है? अंडर वोल्टेज रिले जो होती है आपकी कहां पर यूज की जाती है? ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन, फीडर प्रोटेक्शन, मोटर प्रोटेक्शन। बेटा कोई भी एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं हुई है, प्लीज अपने आप को भटकाओ मत। सर जी, अगर वोल्टेजेस कम हो जाएंगे तो पावर कांस्टेंट है मोटर का, तो मोटर जो है, और मोटर पर आपने लोड भी दे दिया, यहां पर लोड लगा रखा है, तो भाई इस केस के अंदर क्या करेगी मोटर? मोटर हैवी करंट ड्रॉ करेगी, ठीक है, अंडर वोल्टेजेस में, और वो मोटर की वाइंडिंग और इंसुलेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मोटर प्रोटेक्शन के अंडर अंडर वोल्टेजेस प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश गाइस। नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज करते हैं? आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ए रिले यूज्ड ऑन द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। बहुत बढ़िया गाइस, शाबाश। सर जी, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये तो रिएक्टेंस रिले, क्योंकि रिएक्टेंस रिले जो होती है आपकी, वो किस पे डिपेंड नहीं करती? सर रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, ठीक है ना। और यहां पर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप इसका इस्तेमाल करते हो। आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आप किसका इस्तेमाल करते हो? इंपिडेंस का। और मोह और एडमिटेंस, मोह और एडमिटेंस रिले माय डियर कैसी रिले हैं? दोनों एक ही रिले हैं सर, ये दोनों अलग अलग नहीं है। इनका इस्तेमाल आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ठीक है। और ये रिले लीस्ट अफेक्टेड होती है पावर स्विंग से, पावर स्विंग। तो ये, ठीक है, तो आपका वोल्टेज रिले, डायरेक्शनल रिस्ट्रेन, ठीक है। बाकियों के नाम भी आप बताओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शाबाश गए। आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ द डिस्क ऑफ एन इंडक्शन रिले, बताओ क्या होगा शेप किसी भी डिस्क का इंडक्शन रिले के लिए? चलो बताओ, शेप ऑफ द डिस्क ऑफ एन इंडक्शन रिले कैसा होगा? सर्कुलर होगा, स्पायरल होगा, एलिप्टिकल होगा, ट्रायंगुलर होगा? आंसर आपके हाथ में और आंखों के सामने है, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन रिलेज आर लिटरली वेरी एफिशिएंट रिलेज, ये भी याद रखना। अब देखो, एग्जामिनर को पता है, बच्चे को पता है डिस्क कैसी होती है, ठीक है। तो सीधा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे? सर्कुलर सोचेगा। अगर आप दिमाग से आंसर दोगे तो यही एग्जामिनर गेम खेलता है। भाई ये स्पाइरल होती है, ठीक है, दैट इज द स्पाइरल, द शेप ऑफ दिस इज इन स्पाइरल, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ दैट, शेप ऑफ द डिस्क ऑफ इंडक्शन रिले इज स्पाइरल, ठीक है। चलो, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसमें थर्मोकपल्स का इस्तेमाल करते हैं अपन, है ना, और आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप का भी इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। जल्दी बताओ, थर्मल प्रोटेक्शन के लिए क्यों यूज करते हैं? प्रोटेक्शन स्विच इज यूज प्रोवाइड अगेंस्ट, यस यस, बताओ माय डियर, क्यों क्यों यू, मतलब किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं? और इनके अंदर यूज क्या करते हैं? बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स यूज करते हैं। बहुत बढ़िया गाइस, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सर जी, यहां पर मेरे को जो दिखाई दिया वो तो
टेम्परेचर दिखाई दिया, मैंने टेम्परेचर लगा दिया जल्दी जल्दी में और मैं गलत कराया एग्जाम में। क्यों? अरे भाई मेरे वो कह रहा थर्मल प्रोटेक्शन स्विच, एग्जामिनर भी देखो कितना तेज है भाई, टेम्परेचर के अगेंस्ट थोड़ी करेंगे, ओवरलोड के अगेंस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जब करंट ज्यादा लेगा मोटर तो होगा क्या, हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो ये प्रिंसिपल बायोमेटेलिक स्ट्रिप का टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पर टेम्परेचर राइज से बायोमेटेलिक स्ट्रिप को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, ट्रिप कराया जाएगा, लेकिन प्रोटेक्शन अगेंस्ट करंट के होगी, ठीक है, ओवरलोड के होगी। क्लियर? ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपको एग्जाम में 1-2 नंबर से चुका देती है। प्लीज गाइस टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो एग्जामिनर भी कितना तेज है, टेम्परेचर लिख दिया उसने यहां। ठीक है, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं माय डियर, देखो कल कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, उन्होंने बोला कि सर आपने कल जो क्वेश्चन कराए वो इजी थे। मैं मानता हूं यार, एक बात बताओ, आप सब जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, अब मैं तुम्हें परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन कराऊं तो वो ज्यादा उचित नहीं होगा। आप उससे ज्यादा अच्छा मैकेनिकल डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन पे क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के अंदर। अगर एई के लिए प्रिपेयर कराते तो मैं वैसे सवाल नहीं लगाता। ठीक है गाइस, तो प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, नहीं पढ़ा तो स्विच गियर से पढ़ के तैयार कर लो, सारे क्वेश्चन बना लोगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एग्जाम्स। जेई के अंदर प्रोटेक्शन से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलो ठीक ठीक फास्ट ही करा रहा हूं, देखो यार 15वें क्वेश्चन पे आ गए गाइज हम। ठीक है, 1.5 घंटे में खत्म करा दूंगा सेशन, टेंशन मत लो। चलो, एंजाइटी को कंट्रोल करो यार। ठीक है ना, एंजाइटी प्रेशर इन सबको सोचो मत कुछ दिनों के लिए, अच्छे से फोड़ के आना। मैं जानता हूं यार, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं उन्हें इस चीज की घबराहट होती है। अरे भाई मिलता है, इलेक्ट्रिकल बाय राहुल सर के ग्रुप में सब मिलता है। ठीक है, देख लिया करो कभी कभार। चलो, टाइप ऑफ प्रोटेक्शन दैट डज नॉट रेस्पॉन्स टू फॉल्ट ऑकरिंग बियॉन्ड इट्स जोन, फॉल्ट करंट में पास थ्रू द जोन। अभी बताया था मैंने आपको सर जी, अभी अभी आपने बताया था वो प्रोटेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ अपने जोन के अंदर वर्क करती है, वो कौन सी होती है? यूनिट प्रोटेक्शन। अगर आप यूनिट प्रोटेक्शन के लिए अलाइन कर दो जनरेटर्स को, ठीक है, तो वो रिले अपने ही उन्हीं पॉइंट्स में रिले ऑपरेट करेगी। अरे भाई किसने बता दिया कि एसएससी जेई में नहीं है? एसएससी जेई में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं। चलो, जनरेशन और प्रोटेक्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बताओ, मटेरियल यूज्ड इन लिक्विड फ्यूज इज। नहीं भाई, हम इंग्लिश में टीच नहीं कर रहे, हम हिंदी में कर रहे हैं। चलो बताओ, SF6 डिस्टिल वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ट्रांसफार्मर ऑयल? जल्दी बताओ, फ्यूज के अंदर किसका किसका यूज करते हैं अपन? सर जी को सोचना ही नहीं है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो बताओ यार, HRC फ्यूज का टाइम बिटवीन द कट ऑफ एंड द फाइनल करंट जीरो कौन सा समय होता है? बताओ, in HRC fuse time between the cutoff and the final current zero is called? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन HRC फ्यूज कौन सा टाइम होता है? देखो यार, इसमें हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। यार देखो, ये करंट है, ये समय है, तो यहां पर दो पार्ट बनते हैं, यानी इतने पर
कट हुआ, इतने ऊपर जैसे ही करंट गया तो रिले अपनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ये फ्यूज ओपन होगा और यहां आर्किंग, तो ये होता फाइनल कट ऑफ। तो यार ये होता है आर्किंग टाइम आपका, मतलब फ्यूज आपका ओपन हुआ और जब तक आर्क बुझा उसके बीच का समय काल आपको देता है आर्किंग टाइम, ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिसे भी प्रॉब्लम है, फ्यूज के अंदर मैंने पूरा ग्राफ दिखाया है आपको, देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एचआरसी फ्यूज एंड ए सर्किट ब्रेकर, किसी भी सर्किट के अंदर लगाओगे बेटा तो कौन से करंट के लिए ऑपरेट होगा सर्किट ब्रेकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यस, टोटल ऑपरेटिंग टाइम कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चे, प्री आर्किंग प्लस आर्किंग, ठीक है, टोटल ऑपरेटिंग टाइम। यार देखो, सबसे पहली बात आपको एक दिमाग में अपने सेट रखना है। अब जैसे एचआरसी फ्यूज आपने लगा दिया, तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज जो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन देते हैं वो ओवरलोड के अगेंस्ट देते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा, आप इस शब्द को पकड़ो, अब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा हायर अमाउंट ऑफ करंट के लिए, लेकिन जैसे ही आपने एचआरसी लगाया तो अब ये लो ओवरलोड करंट के अगेंस्ट भी क्या होगा, ऑपरेट होगा। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि एचआरसी फ्यूज सबसे अच्छी प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट देते हैं, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट। अगर शॉर्ट सर्किट थोड़े समय के लिए रहेगा तो एच, मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ और हट गया लाइन से, तो ये जो फ्यूज होगा ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे ही मान लो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट काफी समय तक बना रहा, देन इट विल बी ऑपरेट। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वार्ट्ज, सैंड, इन सबका सिलिका का यूज करते हैं। गुड गाइस। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ऑपरेट्स, बताओ बच्चे, सर्किट ब्रेकर जो ऑपरेट होता है कब होता है, बहुत अच्छे। यार किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बार बार चीख चीख के कहता हूं, मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। अगर आपने स्विच गियर नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लेना, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैंने जो यूट्यूब पर कराया उससे, whenever the fault current occur in the transmission line, ठीक है, जहां पे भी आपका फॉल्ट करंट होगा, फॉल्ट होगा, वहां पर आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। यहां पर याद रखना, रिले काम करती है फॉल्ट डिटेक्शन का, सर्किट ब्रेकर काम करता है एज एन फॉल्ट इंटरप्शन का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, फ्यूज, फ्यूज सर्जी डिटेक्शन का काम भी करता है और इंटरप्शन का काम भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, चलिए। और इसके लिए, सर्किट ब्रेकर के लिए रिले इसके दिमाग का काम करती है। चलो नेक्स्ट, फॉल्ट ऑकर इन दी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट क्या होगा, क्या ऑपरेट होगा, मतलब व्हेन ए फॉल्ट ऑकर इन द ट्रांसमिशन लाइन फर्स्ट, पहले क्या ऑपरेट होगा, बहुत अच्छे गाइस। दोनों पे कर सकता है, लेकिन हमेशा किस पे करते हैं अपन लोग, ऑटोमेटिक रिक्लोजिंग पर, ठीक है। खुद से मैनुअली ऑपरेट करोगे ना, वो तब करते हो जब तुम्हें कोई फीडर ओपन करना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, रिले ऑपरेट्स देन सर्किट ब्रेकर। तो सबसे पहले क्या होगी सर रिले, उसके बाद क्या होगा सर्किट ब्रेकर, फिर क्या होगा आइसोलेटर, फिर क्या करोगे अर्थिंग, ठीक है ना। और अगर क्लोज करोगे पहले अर्थिंग क्लोज करेंगे, फिर आइसोलेटर करेंगे, फिर सर्किट ब्रेकर करेंगे, रिले खुद ब खुद ही ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही कह रहे हैं किरण बच्चे, ये सवाल अभी आगे आएगा, ठीक है ना। चलो बेटा बताओ, इनिशिएशन जो होता है जब सर्किट ब्रेकर का मूविंग कांटेक्ट फिक्स कांटेक्ट से हटता है, तो माय डियर उसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। तो जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसके पीछे का रीजन क्या है? हाँ बच्चों, तुम सबका प्यार मोहब्बत है, 12 बजे की टाइमिंग पर इतने बच्चे आ जाते हैं अपने साथ, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर जी ऑप्शन नंबर सी लगाओ, थर्मो आयोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यार, जो एयर गैप में वो जो लेंथ होती है वो होती है बहुत कम, तो आपका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और ये क्या करता है आसपास की हवा को गैप के अंदर आयोनाइज करके आर्क को प्रोड्यूस करता है। जब आर्क प्रोड्यूस होता है तो तापमान बढ़ता है, तापमान से कंटिन्यूअस रहता है प्रोसेस, समझ गए बात। तो यानी फील्ड एमिशन जो है उसके, वो आर्क को इनिशिएट करता है, आर्क को चलाने का काम किसका होता है थर्मो आयोनिक एमिशन का। तो ऑप्शन नंबर सी, ये बात याद रखो, थर्मो आयोनिक एमिशन जो है वो कंटिन्यूअस रखता है आर्क की नेचर को, और फील्ड उसे क्या करता है इनिशिएट करता है, तो दोनों के दोनों ही आएंगे यहां पर। याद बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ आर्क इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन। भैया भानु प्रकाश, मैंने आपको बता दी सच्चाई, अभी अभी चीख कर मैंने आपसे यही बोला है कि भाई पहला इनिशिएट करता है फील्ड इमिशन, और आर्क को बनाए रखने का काम होता है टेम्परेचर का। चलो भाई, जहां पर भी फील्ड एमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती है, आयोनाइजेशन होता है, आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये कहां का नियम है मुझे नहीं पता आपका, जो आप बता रहे हो कि वहां पर ऐसा नहीं होता। चलो, ये देखो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि जब मैंने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर बताया था बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि यार कांटेक्ट मटेरियल, वेपर प्रेशर और सर्किट के पैरामीटर, ये दोनों जरूरी होते हैं आर्क को स्टेबलाइज बनाए रखने के लिए वैक्यूम के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको अक्सर मतलब ये वाला सर्किट पैरामीटर का तो नहीं रहता, लेकिन ये ऑप्शंस आपको हमेशा मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमेशा अपने माइंड के अंदर जरूर रखें, कांटेक्ट ऑफ मटेरियल और जो वेपर प्रेशर है। बताओ बेटा, सर्किट ब्रेकर की साइकिल टाइम क्लियरिंग अराउंड कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल हाई लो, अभी आपको इसका आगे का क्वेश्चन मिलेगा, चलो वहीं पता चल जाए। कितने समय में ऑपरेट हो जाना चाहिए? टाइम, टोटल क्लियरिंग टाइम इज अराउंड फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड, 1 से 2 साइकिल, या 5 से 20 साइकिल। सो माय डियर देखो, सिंपल सी बात है, फॉल्ट को जितना जल्दी रिमूव करोगे उतना ही आपका क्या होगा, लोड एंगल स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो सर जी 1 से 2 साइकिल के अंदर आपका सर्किट ब्रेकर जो है, ठीक है, वो फॉल्ट को क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है, लाइन को ओपन कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 से 2, बाकी आप खुद देख लो, फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स बहुत बड़े टाइम है, 5 से 20 साइकिल भी एक अच्छा टाइम है। आर्क वोल्टेज जो होती है सर्किट ब्रेकर के अंदर,
आर्क वोल्टेज जो होती है सर्किट ब्रेकर के अंदर, वो इन फेस होती है, लीडिंग करती है, लैगिंग करती है, क्या करती है? गाइस इसे शेयर जरूर कर देना अपने स्टूडेंट, ठीक है ना, दोस्तों के साथ। देखो यार, आर्क के नेचर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आर्क के नेचर को अपन लोग कैसा लेते हैं यार? आर्क का नेचर सर आप बहुत पहले बता चुके हैं मैं कि ये रेजिस्टिव नेचर का होता है। और सर जी हमें इतना पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों इन फेस में होते हैं, दोनों के दोनों इन फेस में होते हैं। तो सर यहां पर अगर आप आर्क वोल्टेज पूछ रहे हैं तो करंट के साथ इन फेस के अंदर होगी। और अगर लोड साइड की तरफ से आप आर्क को सोच रहे हो कि एज एन लोड, अगर आर्क के नेचर को आप एज एन लोड ले रहे हो तो भाई ये होता है इंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ज्यादा करंट चाहिए, तो पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए। नेचर ऑफ द आर्क विल बी रेजिस्टिव, लोड पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज इंडक्टिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड अपॉन। बहुत अच्छे फैक्ट रिसर्च, बहुत बड़ी, शाबाश डियर। नेक्स्ट बताओ, इन ए सर्किट ब्रेकर एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिपेंड अपॉन। बेटा जब वो आपसे पूछता है आर्क को एज एन लोड नेचर तब लेते हैं, वरना आप सर्किट ब्रेकर के अंदर यही लोगे। ठीक है, बिल्कुल सही शिवम, बहुत बढ़िया, यानी पढ़े हो तुम लेक्चर हमारे, गुड, बहुत अच्छे गाइस। बेटा अगर आप सबको पता हो जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज होती है उसके फॉर्मूले में आप K1 K2 K3 ये देखते हो, है ना, Vm sin phi भी देखते हो। ठीक है, तो ये जो K1 होता है ये सर्किट कंडीशन, आर्मेचर रिएक्शन, फॉल्ट कंडीशन, इन सब के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, सर्किट कंडीशन, आर्मेचर रिएक्शन, ये दोनों के दोनों। अब ये जो फाई एंगल है भाई, कॉस फाई, ठीक है, आपको जो भी दिया होगा ये फाई एंगल उस पर डिपेंड करेगा, तो पावर फैक्टर पे भी डिपेंड करती है ये। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्टिव रिकवरी वोल्टेज मैक्सिमम कब होगी? सर जब पावर फैक्टर आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जीरो पावर फैक्टर पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि इस पे एंगल हो जाएगा आपका 90 और ये बन जाएगा आपका 1। ठीक है, तो याद रखो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, circuit breaker, the current that exists at the instant of the contact separation dash current। ठीक है, एंगल 90 होगा, पावर फैक्टर जीरो होना चाहिए। चलो भाई ध्यान से आंसर दो इसका, मेरे बच्चे करंट पूछ रहा है, वोल्टेजेस नहीं पूछ रहा। भाई ट्रांजिएंट शब्द में रीस्ट्राइकिंग आता, ब्रेकिंग करंट भाई, सर्किट ब्रेकर ब्रेक ही तो करता है करंट को। एस √3 VL IL। ठीक है, और ब्रेकिंग करंट जो होती है मेकिंग करंट से क्या होती है, छोटी। ये अक्सर वो गलतियां हैं जो एग्जाम में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, करंट पूछ रहा है भाई, कहां सब कुछ पहुंच गए। ठीक है, रट रहे हो चीजों को। बी, चलो कोई बात नहीं, बच्चे ध्यान रखना।
वोल्टेजेस पूछता तो आता ना, रीस्ट्राइकिंग, आर्क रिकवरी। चलो नेक्स्ट 12वां, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है? इंपॉर्टेंट है भाई, एक लगा लो इसके ऊपर, ये आते हैं क्वेश्चन। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम सब है ना आपस में, किस लिए हैं आपस में? हम इसलिए ही तो हैं, एज एन फैमिली। ठीक है, कोई नहीं, मिलकर सही कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से ही आदमी सीखता है यार। चलो चलो आंसर बताओ यार। रेट ऑफ राइज ऑफ, इस मूवमेंट पे खुद का कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना। समझ रहे हो बात? नहीं भी आता तो ऐसे समझना है सब आता है, और तुमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ठीक है, चलो। रेट ऑफ राइजिंग ऑफ किस पे डिपेंड करता है? सर जी ऑप्शन नंबर डी। जब हम रेट ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग जो वोल्टेज आपको मिलती है वो क्या मिलती है? वी एम कॉस फाई। और ये ओमेगा नॉट क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो लाइन इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है। भाई ये होती है पीक वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी। शाबाश। तो सर्किट पावर फैक्टर स्विचिंग कंडीशन ओनली। ठीक है, द रेट ऑफ राइज ऑफ फ्री स्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड अपॉन, अभी बताया अपन ने। रेट ऑफ राइज ऑफ फ्री स्ट्राइकिंग वोल्टेज इज डिपेंड अपॉन, अभी बताया है, सबके सब सही आंसर दोगे इसका, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। सर जी अभी आपने फॉर्मूले में क्लियर करा दिया, इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर टी, डी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। यार लाइक और शेयर कर देना। नेक्स्ट 14, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। चलिए क्वेश्चन आई थिंक दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, टिक लगा दो इस पे। ठीक है, इस पे समय खराब नहीं करेंगे सर, अभी बताया था आपने, ओवरलोड। नेक्स्ट, फॉर रिमोट ऑपरेशन द सर्किट ब्रेकर मस्ट बी इक्विप्ड विथ, वेरी फेमस क्वेश्चन, काफी बार आता है ये क्वेश्चन। रिमोट ऑपरेशन के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही सर जी, शंट ट्रिप, शंट ट्रिप लगाएंगे तब अपन लोग। ऑप्शन नंबर बी, सर्किट ब्रेकर जो रेलवे के अंदर यूज होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर इज जनरली यूज इन द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज होता है?
ठीक है, बहुत अच्छे गाइस। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, नेचर रिपीटेड ड्यूटी। ठीक है, रिपीटेड ड्यूटी। बट एयर ब्रेक नहीं होता, ब्रेक अलग होता है, ब्लास्ट अलग होता है, दोनों बातें अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, रिपीटेड ड्यूटी साइकिल होती है। क्लियर। मॉडर्न के अंदर आज की बात करें तो आपका मॉडर्न जो चल रहे हैं वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर चल रहे हैं आज की डेट। ठीक है, क्लियर। रिपीटेड ड्यूटीज होती हैं इनके पास। ठीक है, सो दैट दे विल यूज एज इंस्टॉल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम। आप में को ये सर्किट ब्रेकर दिए हुए हैं, बताओ कौन सा प्रेफर करोगे। व्हाट इज द प्रेफर्ड टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर टू बी इंस्टॉल इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम। हाँ, अगर ये ना दिया हो, वैक्यूम दिया हो, तो गो विद वैक्यूम। बहुत अच्छे गाइस। भाई देखो, सबसे अच्छा जो क्वेंचिंग पावर होती है वो किसकी होती है, सल्फर एक्सा फ्लोराइड की होती है। ठीक है, 400 केवी से लेके 765 केवी पर आप इनका यूज करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इंस्टॉल इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी सिस्टम। कैपेसिटर बैंक स्विचिंग के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। ओवरऑल इफेक्टिवनेस किसकी है, कॉस्ट एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस फॉलोइंग विच ऑफ द सर्किट ब्रेकर हैज बीन यूज्ड फॉर द कैपेसिटर बैंक स्विचिंग। यार पारस, मेरे मैं चीख चीख के मतलब क्या बोलूं मैं। भाई लेक्चर जाके देख लो, डिफरेंस पता चल जाएगा एयर ब्लास्ट में, एयर ब्रेक में। ठीक है, बार बार कहलवाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। पढ़ लिया करो सारी चीजें कभी कभार। बेटा कैपेसिटर स्विचिंग बैंक के लिए सबसे अच्छा सर्किट ब्रेकर, सर जी सोचना ही नहीं है। कैपेसिटर बैंक लगते हैं कहां पर, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर। और डिस्ट्रीब्यूशन साइड में कहां से शुरुआत होती है, लगभग 33 केवी से। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होंगे वहां पर वोल्टेजेस इसी रेंज में रहती हैं। तो हम कौन सा यूज करेंगे, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज द राइट आंसर। बताओ बेटा, लोएस्ट वोल्टेज रेंज। ठीक है, लोएस्ट वोल्टेज रेंज किसकी है इनमें से। यार देखो वही ना, जब मैं काम की बातें बताता हूं तुम में से कोई भी एक नहीं सुनता है, फिर लेक्चर में तुम ये सब बातें पूछते हो। इससे ये पता चलता है ना तो तुम प्रीवियस लेक्चर में कुछ देखते हो। ठीक है भाई, लेक्चर के आखिरी में एक स्लाइड लगी रहती है जहां पर मैंने सारे लिंक दे रखे हैं कि इन वीडियोस को देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सर जी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को हम 11 केवी या 12 केवी तक ऑपरेट करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक ब्लो कॉइल्स होती हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के अंदर, याद रखो। और मैग्नेटिक ब्लो कॉइल्स क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। चलो, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस लीस्ट आर्क एनर्जी। सही कह रहे हो शिवम, बच्चे इग्नोर ही करेंगे अब। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर प्रोड्यूस द लीस्ट आर्क एनर्जी, ये भी आसान है, आंखों के सामने है।
आंसर आंखों के सामने है। शाबाश राजेंद्र, कौशल, लिपि। अच्छे लिपि, ध्यान से आंसर दो। रश्मि, वेरी गुड। सर जी, जब ऑप्शन में ये एयर ब्रेक है, जब ये लो वोल्टेजेस पर ऑपरेट करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट कम होगा, और जितना ये कम होगा उतना ही आपका क्या होगा, उतना ही कम आयोनाइजेशन होगा, उतना ही आर्क के पास एनर्जी कम होगी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यार 21, सर्किट ब्रेकर हैज हाई रिलायबिलिटी नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, कई बार बना हुआ क्वेश्चन है। बहुत अच्छे गाइस। सर जी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर SF6। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट ब्रेकर है मिनिमम टाइम इन इंस्टॉलेशन, सबसे कम समय लेगा। सबसे कम समय लेगा, मिनिमम टाइम फॉर इंस्टॉलेशन। सर जी, SF6। ठीक है, SF6 के लिए आपको एक्स्ट्रा कंप्रेसर नहीं लगाना। मिनिमम ऑयल के लिए भी सेम है, ऐसा ही है। इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स। SF6। अब देखो यहां आ गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वोल्टेजेस आर हाई, करंट टू बी इंटरप्टेड लो, तो कौन सा सर्किट ब्रेकर आप प्रेफर करेंगे? बताओ बच्चे। अगर वोल्टेजेस हाई हैं, करंट लो है, तो किस सर्किट ब्रेकर को हम प्रेफर करते हैं? बताओ सभी के सभी। सर जी, अभी आपने बताया था वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, वैक्यूम सर्किट वोल्टेजेस आर लो, लो वोल्टेजेस पर ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो भी आपका फॉल्ट करंट होगा उसका भी रेटिंग क्या होगा, कम होगा। वोल्टेजेस आर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दूसरा एक और याद रखना, अगर आपसे पूछे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट। चलो यार, ये क्वेश्चन खुद ब खुद ही आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा किसे प्रेफर करोगे रूलर के लिए? हाँ बच्चे, दोनों हाई होगा उसमें। चलो।
अभी बताया मैंने। हाँ, रूरल के लिए आप किसका यूज करोगे यार? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल सर्किट ब्रेकर फॉर द शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट स्विचिंग रजिस्टर, विदाउट स्विचिंग रजिस्टर। चलो, मिनिमम ऑयल, एयर ब्लास्ट, SF6 या एयर ब्रेक? शाबाश, यहां गलती नहीं करी किसी ने, गुड, बहुत अच्छे। सर, एयर ब्लास्ट के अंदर करंट चॉपिंग फेनोमेना सबसे सीवियर होता है। ठीक है, करंट चॉपर सबसे ज्यादा, तो इसमें हमें क्या करनी पड़ती है? रेजिस्टेंस स्विचिंग करनी पड़ती है, जबकि SF6 के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, द रेटिंग ऑफ द सर्किट ब्रेकर फॉर द शॉर्ट लाइन फॉल्ट विदाउट, किसमें करते हैं? सिमेट्रिकल करते हैं, सिमेट्रिकल करते हैं, लाइन टू ग्राउंड करते हैं, किसमें करते हैं? हाँ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तभी जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर देती है। चलिए, ये बताओ, जो भी रेटिंग होती है सर्किट ब्रेकर के, ये हम उसे किस पे डिजाइन करते हैं? ये बताओ, बस ये इंपॉर्टेंट है। सर जी, इसका आंसर है सिमेट्रिकल फॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए सर जी। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर थ्री फेज फॉल्ट जो होता है, 999 फॉल्ट, ये सबसे ज्यादा सीवियर फॉल्ट होता है, और प्रोटेक्शन जितनी भी रखी जाती है वो सीवियर फॉल्ट के अकॉर्डिंग रखी जाती है, थ्री लाइन फॉल्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। लेकिन इंडिया के अंदर जो डिजाइनिंग होती है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट पर की जाती है सर्किट ब्रेकर की, और यूएसए के अंदर एसिमेट्रिकल फॉल्ट पर। ठीक है, रिलेज डिजाइन की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें आगे चलते हैं यार। एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये रहा क्वेश्चन। आपको प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी, पता है? PSM के लिए, हाँ, वहां से भी यही सिमेट्रिकल में ही होती है, बट यूएस से सिमेट्रिकल रखता है। चलो, बहुत अच्छे। सर, ऑप्शन नंबर बी। देखो यार, सिंपल सा है, आपको PSM का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर, फॉल्ट करंट, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में मिलेगा, जितने भी मैक्सिमम दोगे तो फॉल्ट करंट निकाल लो यार। फॉल्ट करंट कितना दिया हुआ है, तो उसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर, सेकेंडरी के अंदर 5 हो रहा है, तो ये तो मेन लाइन के अंदर करंट आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2000, तो फॉल्ट करंट आ गया 25। पिकअप करंट को निकालने के लिए क्या करो? सर, सेकेंडरी का करंट मल्टीप्लाई बाय करंट की
रिले सेटिंग, ठीक है, 0.5, 50% का 0.5, 2.5, तो आपको ये मिल गया 10। आपको आंसर क्या मिल गया यहाँ पर, PSM 10, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। बताया मेकिंग करंट सर्किट ब्रेकर की किसमें स्पेसिफाई होती है, मेकिंग करंट सर्किट ब्रेकर की किसमें स्पेसिफाई होती है। बहुत अच्छे गाइस। सर हमारी जो मेकिंग करंट होती है वो हमेशा पीक में होती है, आरएमएस से ब्रेकिंग आरएमएस में होती है। तो मेकिंग करंट आपकी आरएमएस में ना करके पीक में करते हैं। ब्रेकिंग करंट, मेकिंग करंट आपकी बहुत ज्यादा होती है, 2.5 गुना ज्यादा होती है किससे, आपकी सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट से। समझ गए गाइस। और ये किसके लिए, ये ब्रेकिंग करंट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते ही हैं इस पर अक्सर। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। HRC फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, सर जी इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आपने स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया था कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के अगेंस्ट आपको बेस्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बताओ बेटा, ओवर करंट रिले हैविंग ए करंट सेटिंग 125%, तो सप्लाइज सर्किट थ्रू ए करंट ट्रांसफॉर्मर 400/5 दे रखा, पिकअप वैल्यू बतानी है आप, जस्ट पिकअप वैल्यू, तो आपको PSM नहीं निकालना। गाइस सेशन को शेयर कर देना। सर अभी आपने बताया था पिकअप करंट जो होता है, रिले सेटिंग और सेकेंडरी का जो करंट होता है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो करंट रिले सेटिंग कितना दिया है, 1.25, है ना, 21, 125 का बाय 100 करोगे 1.25, कितना करंट है सर, 5 है, तो 6.25 आपका ये वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चलिए बताएं, आइसोलेटर इज डिजाइन टू ओपन ए सर्किट अंडर, बताएं बेटा किसके लिए, मतलब हम ओपन कौन सी कंडीशन में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नो लोड कंडीशन में सर हम इन्हें ऑपरेट करेंगे, है ना, ऑन लोड नहीं कर सकते, ठीक, बट दीज आर कैपेबल टू ब्रेक द चार्जिंग करंट, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लो वोल्टेजेस के लिए आप कौन सा, इनमें से कौन सा लीस्ट एक्सपेंसिव है,
लो वोल्टेजेस के लिए लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर द लो वोल्टेज सिस्टम। फ्यूज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फ्यूज ही हमारा यहां पर सबको पता होना चाहिए कि फेस में लगता है, एसी में, डीसी में पॉजिटिव में भी लगता है, नेगेटिव में भी लगते हैं, दो फ्यूज लगते हैं। और सिंगल फेज सप्लाई के लिए बात कर रहे हैं। फ्यूज हमेशा आपको एनर्जी मीटर के बाद में लगेगा। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी इसका कैसा होना चाहिए, रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, याद रखो इन सारे पॉइंट्स को, इंपॉर्टेंट है। ओवर हीटिंग ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर में बी ड्यू टू, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है ओवर हीटिंग का? बेटा डिपेंड करता है ये, कभी मशीन से प्रोटेक्ट, पावर सिस्टम से, ज्यादातर आपको बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से न्यूमेरिकल मिलेंगे, यानी नेटवर्क, एसी, मैग्नेटिक सर्किट्स। ठीक है, चलो बताएं। द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर द लो वोल्टेज सिस्टम इज, सॉरी ओवरहीट of the transformer may be due to overload, short circuit, failure of cooling system, कुछ भी हो सकता है। देखो पूजा बच्चे, तुम थे तो नहीं पहले, और अब एकदम से आके कह रहे हो सर थोड़ा फास्ट कीजिए, है ना? मतलब सर तो एक रोबोट है, आएंगे फास्ट करेंगे, आएंगे स्लो करेंगे। मत आया करो भाई सेशन में फास्ट स्लो वाले, जो फास्ट कराते हैं ना वहां जाया करो। ठीक है भाई राजीव, मैं को लगता है ज्यादा मेहनत मेरी करनी बेकार है इस चैनल पर। 70-80 क्वेश्चन कराता हूं बेटा मैं, बट मैं आपके लिए 100 भी रख दूंगा, लेकिन आ जाना। मैं कभी कभी मन करता है यार, बस क्या बताओ। बताओ बेटा, फेलियर ऑफ द प्राइम मूवर टेक प्लेस, अल्टरनेटर। रन है सिंक्रोनस मोटर, ड्रॉ सम करंट फ्रॉम सप्लाई। सर जी आप पहले ही बता चुके हो कि सिंक्रोनस मोटर की तरीके से भी काम करेगी, ग्रिड से सप्लाई भी लेगी, और जनरेटर अब मोटर बन जाएगा तो इन्वर्टिंग रनिंग मोड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अरे बच्चे इन्हें वो वाले सही रहता है ना, इन बच्चों के लिए वो वाले सेशन अच्छे रहते हैं, जो वो पीडीएफ दिखाते रहते हैं ना, बस स्क्रॉल करते रहो ये आंसर है, वही इन्हें पसंद आता है। अब ऐसे बच्चों को मैं देखूंगा, अगली बार कोई आएगा ना ऐसा तो उसे ब्लॉक करेंगे, है ना? चलो बताओ बेटा, प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफॉर्मर विद स्टार डेल्टा कनेक्शन अगेंस्ट अर्थ एंड फेस फॉल्ट। तो सीटी का क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, लगाओ।
नहीं 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 नहीं, मैं किसी किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बोल रहा डियर, ना मेरी ऐसी आदत है। जो भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे एजुकेटर्स बहुत ज्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है, ना मैं कभी कंपैरिजन करता हूं डियर। सब अच्छा कर रहे हैं, पहले ही यहां बता दूं मैं आपको। मुझे सिर्फ अपने से मतलब होता है कि अगर मैंने ये कराया तो अगली बार और एफर्ट से कितना करा सकता हूं। जूम करें, रुको रुको रुको, अभी करते हैं यार। जो भी स्टूडेंट का भला कर रहा है भाई, वो बढ़िया काम कर रहा है, दैट्स इट। लो यार, दिख रहा है क्वेश्चन? तो यार देखो इस क्वेश्चन को, स्टार डेल्टा, अगर ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा में दिया है तो गुरुजी यहां पर ये चेंज हो जाएंगे, डेल्टा स्टार। ठीक है ना? तो अगर कभी भी आपको कुछ भी बोले, सर अगर ट्रांसफॉर्मर डेल्टा डेल्टा में दिया तो बच्चे स्टार स्टार कर देना, स्टार डेल्टा में दिया तो डेल्टा स्टार कर देना। बस आपको ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन को बदल देना है, सीटी का कनेक्शन दिया है तो उसे बदल देना है। यस, ठीक है, चलो। चलो यार नेक्स्ट, रुको यार मैं इसे उठा के ना यहां रख देता। मोर डेंजरस फॉल्ट इन दी अल्टरनेटर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अन अकेडमी पर क्विज, चलो कराते हैं यार, इसको भी काम को कराते हैं। क्विज तो चल रहा था अन अकेडमी पे बच्चे। ये बताओ, जल्दी बताओ, मोस्ट डेंजरस फॉल्ट इन एन अल्टरनेटर। देखो गाइज, आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि देखो प्राइम मूवर फेलियर के लिए आपको पता है हम वॉट मैट्रिक लगाते हैं, रिले। ठीक है, एक्साइटेशन फेलियर के लिए भी अपन लोग रिले को पुट करते हैं। ठीक है, अनबैलेंस लोड के लिए भाई नेगेटिव सीक्वेंस रिले भी आती है ना? लेकिन ये जो स्टेटर वाइंडिंग है इसके लिए आप यूनिट प्रोटेक्शन करते तो हो, लेकिन यहां पर इंसुलेशन का जो मतलब आप एक तरीके से ऐसा समझो कि इंसुलेशन की कैसी कंडीशन है उसे चेक करना मुश्किल है, किसी भी रिलेज द्वारा नहीं हो सकता। तो यहां स्टेटर करंट फॉल्ट डेंजरस होता है, ऑप्शन नंबर बी, ओवर वोल्टेजेस के लिए। ठीक है, अगर आपके ओवर वोल्टेजेस आ गए तो स्टेटर वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल होगा, और फेल होने पर यहां क्या होगा, दैट विल डैमेज। ठीक है, तो याद रखो यहां पर सबके लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन ये वाला जो है इट विल टेक टाइम। नेक्स्ट, hook holes relay in oil immersed transformer provide protection against। ठीक बेटा बता, बुक होल्स रिले इन ऑयल इमर्स किसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देती है ट्रांसफॉर्मर्स में? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके ओके, कट हो रहा है तो थोड़ा साइड करते हैं ना, यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद है हमारे पास। चलो सर जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस पे समय खराब नहीं करेंगे, ऑलरेडी यू नो दैट, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है ठीक है, कराएंगे यार, क्विज कराएंगे, जल्दी कराऊंगा मैं। ठीक है, डेली सेशन होता है रात में 9 से 10, बस तुम आया करो, सिंपल सी बात है। तुम लोग आओगे, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, मैं कराता रहूंगा। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट नॉट क्लियर्ड क्विकली, इट में लीड टू। देखो वही बात कह रहा था मैं, स्टेटर फॉल्ट को जल्दी से आप क्विकली रिमूव नहीं कर सकते।
बर्निंग ऑफ स्टेटर कॉयल, बर्निंग ऑफ, ठीक है, लेमिनेशन स्टेटर, सर सारी की सारी कंडीशन है, ठीक है, ठीक है, सारी कंडीशंस हैं, ऑल आर राइट। बताओ बेटा, रिएक्टर आर कनेक्टेड इन, रिएक्टर्स जो होते हैं बेटा किस में कनेक्ट करते हैं अपन लोग? चलो, रिएक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल या नन ऑफ दीज। बेटा रिएक्टर हमेशा किस में लगते हैं? सीरीज में लगते हैं, और दो सब स्टेशन को आपस में इंटरकनेक्ट करने के काम भी आते हैं। और दूसरा, आपका शॉर्ट सर्किट करंट को एकदम से ना बढ़ने देते हैं, ठीक है, बढ़ने भी नहीं देते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखो। इससे आपकी क्या मेंटेन होती है? ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। रिएक्टर्स बेटा सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपको सीरीज में कनेक्ट मिलेंगे, तो टेक केयर ऑफ दैट। अरे आज होगी स्पेशल क्लास भाई, क्यों नहीं होगी? रात 9 बजे। ओ ओके, अभी बता दूंगा मैं आपको, सॉरी सॉरी सॉरी। आज 8 से 10 प्लस की क्लास है, कोई नहीं, आज नहीं होगी डियर। द मोस्ट कॉमन फॉल्ट ऑन द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, दिस वाज द लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन फॉल्ट कौन सा होता है? सर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये मैक्सिमम होते हैं आपके, लीस्ट सीवर होते हैं, ये सबसे कम होते हैं, बट ये क्या होते हैं? दे आर डेंजरस फॉल्ट, मोस्ट सीवर फॉल्ट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है, थोड़ा सा करके, अब देखो इसका आंसर आप सब दे दोगे, ट्रांजिएंट वोल्टेज, देखो वोल्टेज है यहां पर, तो अब ये आंसर आएगा, सर्किट ब्रेकर एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन। कल बच्चे हमारा टॉपिक रहेगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। अरे भैया ट्रांजिएंट शब्द लग गया ना, तो रीस्ट्राइकिंग हो गया, देखे नहीं हो ऐसे ऐसे करके बनता है रीस्ट्राइकिंग। हाँ बच्चे, आप रिएक्टर से वो भी कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए गाइज, उम्मीद करता हूं, देखो गाइज अगर आप प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, पावर सिस्टम यूईटी नेटवर्क इलेक्ट्रिकल मशीन्स प्रोफाइल में कंप्लीटेड है, टीम पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी है, आप मुझसे जुड़कर प्लस पर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। अब देखो आज जो स्पेशल क्लास है, आज रात में मेरी प्लस क्लास है, सुन लो सभी के सभी, तो आज की क्लास यार ऑफ रहेगी, टुडे ऑफ। आंचल कह रही है सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बच्चे आते तो ऐसे ही हैं, बाकी आपको ज्यादा पता होगा तो आप खुद देख लेना। चलो।
नहीं बच्चा, वैक्यूम ट्यूब पर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कंडीशंस में, ठीक है। तो आप यहां पर ये पावर सिस्टम है, स्विच गियर प्रोटेक्शन देख सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट है। 14 लेक्चर है आपके लिए, ठीक है। जनरेशन आपके लिए कंप्लीट है, यूटिलाइजेशन आपके लिए कंप्लीट है। अगर आपको लगता है राहुल सर आपके लिए एफर्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं, आपकी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हैं राहुल 11 कोड के साथ, या खुद भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। है ना अभिषेक, सारे के सारे क्वेश्चन लेक्चर से मैच हो रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कर सकता हूं मैं स्पेशल क्लास, बाकी मैं आपके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया राहुल, बहुत अच्छा स्कोर किया आपने बच्चे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और तैयारी करते रहो, भटको बिल्कुल भी मत, ठीक है। कहीं से कहीं तक भी एग्जाम ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, एग्जाम की ड्यूरेशन में भटकना नहीं है। कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास 3-4 अपॉर्चुनिटीज है, एसएससी जेई है, यूपी पीसीएल जेई है, ठीक है, राजस्थान जेई है, ठीक है, आपके पास टीएचडीसी भी है, फिर उसके बाद आपका यूपी मेट्रो है, फिर आपका यूपीआरबीएनएल आ गया। इतने सारे एग्जाम है, लगे रहो, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। चलो ओके गाइस, बाय। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ हो तो पूछ सकता है, कमेंट कर दे।